इम्पोर्टेंस क्या है ये तो हम फाइनल ईयर में सीख लेंगे, इंटर्नशिप में सीख लेंगे, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन सीख लिया तो उसमें सीख लेंगे। ये मन्नतें रख के लोग पास आउट हो गए, लेकिन नहीं आता, क्योंकि स्किल ये चीज़ प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस तब होता है जब आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वेल रिनाउंड क्रिकेट प्लेयर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का। ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट व्हेन ही वाज 16 मतलब जब 10th पास करके 11th में आए हैं, तब हम क्या कर रहे थे और वो क्या कर रहा था, ये हम अगर कंपेयर करें तो हमको जानना होगा कि अरे वो वाई इज भारत रत्न का रीज़न वो है क्योंकि वो 16 में इंटरनेशनल खेला, मतलब 4-5 साल सिलेक्शन में वगैरह इसमें लगा होगा, मतलब एट द एज ऑफ 10-12 ही वुड हैव बीन इनटू प्रोफेशनल क्रिकेट, और उसके पहले भी वो क्रिकेट का पैशन उसको रहा है। तो व्हेन ही वाज 6, 7, 8 ही यूज्ड टू प्ले, व्हेन हम गली में गिल्ली डंडा खेलते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि व्हेन यू स्टार्ट अर्ली यू गेट मोर एंड मोर एक्सपोजर, देयर इज मोर एक्सपीरियंस, यू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड यू बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट इनटू इट। And when you do that procedure or that particular activity, it has more fineness as compared to other people. See, today we know there are, as I always give this example, there are tens of cardiologists today in Solapur. There are tens of neurologists today in Solapur. But when we have to go to someone, there are few names that we count into our list as our priority, and then we go to them. So when person, as a surgeon, when some patient is going to come to us, he will see ना डॉक्टर का रिकॉर्ड कितना है, 100 पेशेंट ऑपरेट करता है तो कितना है उसका डेथ रेट है, कितना उसका सक्सेस रेट है। बोलने को तो हमारे बहुत सारे सर्जन्स भी 100% है करके बोलते हैं हमारे कैंपस में, बट कितने TICU में जाते हैं हमको पता है। इंटर्न मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इट्स नॉट अबाउट सक्सेस रेट और शोइंग ऑफ सम रिकॉर्ड, इट इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ अ पेशेंट। Simple procedure like episiotomy also has a great importance. As you can see, it is mentioned, I don't know, yeah, it's the most common operative procedure that is performed in obstetrics. Now I'll tell you one case which I witnessed when I was an intern in OBGYN. मतलब सुबह सुबह हमारा ऑन कॉल शुरू हुआ था और सुबह एक पेशेंट आई, ऑन कॉल खत्म हो रहा था तब एक पेशेंट आई, नहीं शुरू हो रहा था तो पेशेंट आई 8:30-9 बजे के आसपास, heavy bleeding करके उसको she was delivered somewhere else, and the DGO accompanied her, diploma of gynecology and obstetrics had accompanied her who had delivered the baby, और they came with what कि उसको PPH हो गया, मतलब पोस्टमार्टम हीमोरेज हो गया। तो पोस्टमार्टम हीमोरेज है क्या है देखने के लिए आप उसको OT में शिफ्ट करते हो, रिससिटेटिव मेजर्स करते हो और एरिया क्लीन करके यू ट्राई टू सी वेयर इज द ब्लीडिंग, वेदर देयर प्लासेंटल ब्रेड्स और सम ब्लीडिंग पॉइंट और ब्लीडर, एनी इंजुरी, एनी ट्रॉमा, व्हाटएवर, टू फाइंड आउट द कॉज। नाउ when they took her into OT, they discovered that it was the episiotomy which was not sutured in time and it was bleeding profusely, not a PPH. मतलब कितनी सिंपल चीज है, एंड astonishingly accompanied by the DGO who had delivered. क्या उपयोग है उसका डिप्लोमा करके 2 साल हो गया। ये अगर सीरियसली नहीं लिया, पेशेंट संगम हो गया, कोई सर्किट रहा, सर्किट मतलब जो अपने अधिकार का जानकार है, वो पेशेंट अगर तुम्हारे पल्ले पड़ा तो ही विल सू यू टू द कोर्ट बिकॉज इट्स मेडिकल नेग्लिजेंस। बराबर है, आपको पेशेंट अपने खुद को सुपुर्द करता है आपको इस विश्वास के साथ कि वो मेरे को फाड़ने वाला है तो मेरे को सिलने की जवाबदारी भी उसकी है। So with damn responsibility we are wearing this white coat, what Dr. Bavaskar had said. So for this same purpose we are supposed to learn with these two causes. One, to enhance our intricateness of this skill, and second thing is this is a basic and most important skill. कि बच्चे पैदा होना तो कभी बंद नहीं होने वाला है, आप कहीं पर भी जाओ आपको एमोशिप का बॉन्ड तो करना पड़ेगा, and you are the whole and soul in charge of that PHC. When you are a medical officer posted at some PHC, you are the whole and soul responsible. कि कुछ भी हो गया तो इधर तो तुम ढकल दोगे, मैंने नहीं किया, JR1, JR नहीं, JR3, लेक्चरर, AP, HOD, उधर you are the whole and soul. You have to be responsible. आपको समन्स आता है कोर्ट में से if you are answerable. इसीलिए फॉरेंसिक मेडिसिन इम्पोर्टेंट। हम समन्स का पार्ट याद करते, क्या लिखा है मेरे को भी पता है, तुम लोग का एग्जाम उस टाइम पे था, बराबर है ना।
तो ऐसा नहीं है कि उसको रटना है लिखना है, उसका बहुत एप्लीकेशन है। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट सेटअप में है तो यू आर आंसरेबल एंड यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड इफ इट इज प्रूव्ड कि आप गलत हैं तो फिर इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। तो moral of the story is with this all this background we are learning this skill and it is better never, मतलब क्या है वो never, क्या है वो प्रोवर्ब की sometime later but never, क्या better late than never। तो ये चीज तुम्हारे जूनियर्स को अपील हुई कि हमको ये सीखना चाहिए एक विजन के साथ। महंगा नहीं है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते 500-1000 रुपये बाहर संडे खाने के लिए जाते डाल देते, तो ये एक चीज मेरे को 800 या 1000 रुपीज़ में पड़ता है अगर आप रिटेल रेट में भी खरीदते हो। एक नीडल होल्डर, एक फोर्सेप और वो नीडल और सब धागा वागा मिला के 800-1000 रुपीज़ में आपको मिल जाए। जिसको करना है वो पैशनेट रहेगा। आई टेल यू वन मोर motivational story of Dr. Ben Carson. Have you heard his name? Ben Carson. Dr. Ben Carson का स्टोरी ऐसा है कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो जो उनका ब्लेड रहता है या नाइफ रहता है जो भी उनके टाइम पे रहा, उससे वो किसी को भी इंजुरी कर देता था। तो अपने इधर क्या है, तो कान के नीचे मम्मी बजाएगी, बांध के रख देगी, खाना नहीं देगी। एक जनरल मेंटालिटी होता है, ये क्या पागल है क्या, है ना। तो बहुत डांटेगी, मारेगी। उसकी माँ ने क्या किया, बेन कार्सन की माताजी ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उसको बोला, देख तेरे हाथ में बहुत जबरदस्त कला है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट का अगर तू गलत उपयोग करेगा तो किसी की जान जा सकती है, लेकिन सही उपयोग करेगा तो किसी की जान बच सकती है। एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सर्जन्स ऑन दिस प्लैनेट who had operated that craniophagus, जो 2 सर जुड़े हुए थे, उसको अलग करने का बहुत बड़ा, I mean, कितने ही घंटों का वो ऑपरेशन था। If you go and search the history, Dr. Ben Carson, craniophagus he had operated. So how you make it a turning point for the child makes a difference. How you convey your concept, how you convey कि वो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए, बहुत चीज़ मैटर करती है। तो वैसे अगर हम ये फील्ड में आए कुछ करने के लिए, अगर हम सर्जरी में हमको इंटरेस्ट है, तो ये कीड़ा हमको पहले से होना चाहिए। जैसे 3 Idiots के रणछोड़ दास चांचड़ को था, स्क्रू ड्राइवर लेके घूमना चाहिए। तो वैसे अगर तुमको पैशन है तो हर वीकेंड को तुम 1000 रुपये बड़ी बात नहीं, 800 रुपये बड़ी बात नहीं, बराबर है ना। आप 2-4 महीने में सेव कर करके भी आप अगर बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं भी है तो वो तो होना चाहिए। कि कितना फास्ट आप सिलते हो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब उधर बड़ी सारी आर्टरी ब्लीड मार रही है, तुम उसको देख रहे हैं, तो पेशेंट बोलता है लेट अस मीट एट द मेकर, वो तुमको देखेगा, बराबर है ना। दैट्स ए मेडिकल नेग्लिजेंस। तो इसलिए ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझको लगता है। और ये बहुत बेसिक है, मतलब प्राइमरी ग्राविटा इंडिकेशन हम सब देखेंगे, बट ये आना ही चाहिए, एक इंटर्न को आना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सर्वे करोगे इंटरेस्ट है तो 2017 की अधिरथ की बैच में 150 इंटर्न है, उसमें से कितने लोगों का अभी तक ओटीआर पोस्टिंग हुआ है। हमारा फर्स्ट लॉट ले लो 3 मंथ्स में जिसका हुआ है, और उसमें से कितने इंटर्न है, कितनों को एपिसोडोमी आता है, कितनों ने कितने किए हैं। इफ यू डू अ सर्वे यू विल गेट वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स। आई मीन आई होप यू गेट मी। सो आई मीन दैट्स अ वेरी bad part on our side. To its contrast, if you go to those colleges which don't have residents for OBGY, everything is done by the intern students. वो डिलीवर भी करते हैं, वो सुचर भी करते हैं, वो असिस्ट भी करते हैं, सब कुछ। तो वो हमारे यहाँ पे भी बहुत व्यवस्था है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट हमको उसमें क्लम्प करना। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट, नॉट वेस्टिंग फर्दर टाइम। Okay, 2 notices. One is I am not going to teach the details of obstetrics and gynecology because it's more obstetrics that you have to open up. Now, if you see the definition, second stage of labor वगैरह है, so I can't go into the details of stages of labor and because it itself is a big topic. So whatever is relevant and important and significant for us with this
skill point of view, I'll be describing it, I'll be letting you know. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारे कोऑर्डिनेटर से कुछ मिसकॉन्सेप्ट हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया। मिसकम्युनिकेशन ये हो गया, मैं इसको क्यों जस्टिफाई और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तुम सोच रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी इट इज़ इनटू ऑल ऑफ यू कि वॉट एवर वर द एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल दैट गॉट वेव्ड ऑफ इन द फर्स्ट 4 बैचेस। ओके, इफ नॉट यू कैन गेट इट क्लैरिफाई। ठीक है, देन व्हाई दिस मनी? आई कैन डू इट फॉर फ्री ना। So many people have already attended the on-call with me in the department. So why do I have to charge it? You are paid 150 rupees. It was 200 rupees. So the motive behind this money, whatever we are raising as a fund, is we are into a project of visiting villages and rural areas after our vehicle arrives that we have planned, which is known as Kalyan Yan. That is doing welfare of all. So that once that vehicle arrives, there is one of our projects called as Arogya Vision Prakalp, where we will be visiting villages and doing their routine checkup, screening them basically for common non-communicable and communicable diseases. In that you need a sphygmomanometer. You just Google and see what is the cost of a good quality sphygmomanometer. And of course we are out of the box people. So वो sthetho le ये ले नहीं. There's a joint machine which I use in second year because of the gift of my uncle. तो वो क्वालिटी चीज आना चाहिए, टाइम बचना चाहिए, प्रिसीजन बढ़ना चाहिए। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स आती है, मशीन से ज़्यादा स्ट्रिप महंगा है। 25 स्ट्रिप का कॉस्ट जस्ट नो एंड बट 450 रुपीज़। तो वो तो यूज एंड थ्रो है, तो उसको कौन भरने वाला है पैसे? बराबर है। मैं तो उसका फीस बोल के ले सकता हूँ कि सपोज 5 people have agreed to come with me into that campaign, so I can charge them 500 rupees, no doubt. But I don't feel it legit. Why? Because they are coming to provide some service and they are getting to learn, no doubt. But I must not charge them. So basically, the plan of this money is that is to get all those equipment, all that infrastructure. So because this was a miscommunication, so just I want to clarify. If you think that it is worth it giving 200 rupees, then you can pay that 50 rupees difference. I think it will not be a big amount for all of you. But I am very genuinely asking for it because we are going to use it for some other purpose. And I have clarified what is it. So if you think it is viable, it is worth to spare some amount of money. Okay. So coming to this, what is the textbook definition of episiotomy? So it's a planned incision on the perineum which is done during the second stage of labor to enhance or increase the size of the introitus in order to facilitate vaginal delivery. So let us decode this one by one by decoding one word each. It's a planned incision. मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई आया उसको तुम फाड़ रहे हो. It's a planned incision. So when do you do a plan? When you have some aim and objective. So what are the aims and objectives? That's the indications. Okay. So planned incision on the perineum. So area around your vaginal opening and anus is your perineum. You might have learned or you might be recalling that rule of 9 of skin in your general anatomy. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9. So this is 11. 11 into 9 is 99% and 1% skin of your perineum. So there the role of perineum. On the perineum during the second stage of labor. See, there are 4 stages of labor. First stage is what? Beginning of the true labor pains, which get in uske peculiarities है. True labor pains and false labor pains. तो ट्रू लेबर पेन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो बढ़ते जाते हैं, वो कम नहीं होते हैं, और वो ट्रू लेबर पेन के बिगिनिंग वो रेडिएट ऐसे बैक पे और ऐसे होते हैं थाइस पे. ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो लेबर पेन जब शुरू होता है तब से लेकर के सर्विक्स का पूरा डायलेटिंग, इन जनरल हम ये हिंदी में ऐसा समझे कि ये क्या है, तो ये अंदर से बाहर बच्चा आने का प्रोसीजर. इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करें. पहला स्टेज ये है कि बिगिनिंग ऑफ द लेबर पेन कैसे आएगा, तुम हाथ डाल के तो निकालने नहीं वाले, अंदर से कोई प्रेशर चाहिए, तो दैट इज बिगिनिंग ऑफ लेबर पेन टिल कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ दैट सर्विक्स, क्योंकि वहाँ से बच्चा निकलने वाला. तो कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स.
Now, after complete dilatation of the cervix, and when the force is sufficient enough, then baby will come out. So first stage is beginning of labor pains to full dilatation. Now, little bit applied point. Full dilatation of cervix मतलब कितना? 2, 5, 10, 50 सेंटीमीटर कितना? So it is 10 centimeters. How do you calculate it clinically? ऐसा पर vaginally fingers डाला, उसको मूव टर्न किया और इसको ऐसे क्या बोलेंगे इसको? एक का एक्सटेंशन किया, एक का फ्लेक्शन किया. So this is 10 centimeters clinical. This is 5 centimeters. This is 2 finger loose. That is 2 centimeters. समझ में आया? तो आप डालते हो सर्विक्स में, आपको पता चलता है. जाने का, पोस्टिंग में जाते हैं, रेजिडेंट को पूछने का, मैम मैं पीवी करूँ क्या? बार बार नहीं करने का. ग्लव्स नहीं है तो ग्लव्स लेके जाने का, उधर से डाप लेने का. बट लर्न until and unless you don't go and do vaginal examination, how will you understand कि कैसा रहता है, क्या रहता है, बोनी क्या फील होता है, बच्चे का आँख कैसा है, सिर कैसा है, बाल कैसा, सब पता चलता है. नीचे तो पैर छोटी छोटी उंगलियाँ पता चलती है, मटर से भी छोटी साइज की रहती है. कॉर्ड प्रोलैप्स क्या रहता है, जाओगे तो सीखो. तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो ये फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी इज सेकेंड स्टेज. फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिधर पे हम ये प्लांट इंसिजन दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है, ये देने का इजीली बच्चा बाहर निकलना चाहिए. बराबर है? तो बाहर निकलने के लिए हम इंसिजन दे रहे, तो बाहर निकल गया, सेकेंड स्टेज खत्म हो गया. थर्ड स्टेज क्या है? फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा. प्लासेंटा इज ए ह्यूमंगस सोर्स ऑफ ब्लड. 1.5 लीटर से कि 500 ml है? कितना ब्लड है? 500 ml. तो सर्कुलेशन में ऑफ कोर्स तो थोड़ा बेबी को जाता है, थोड़ा अंदर रह जाता है, व्हाटएवर. तो वो निकल जाता है प्लासेंटा. एंड फोर्थ स्टेज इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा till 1 to 3 hours. That is observational period. Okay, you observe that female. Why? Because when she delivers a baby, already pregnancy related physiological changes have happened. But when she delivers, you'll be astonished to know this fact that her blood pressure is almost double, 100% more when she is in labor. 70 to 80% और फिर और 100%, तो भी 150% तक उसका बीपी बढ़ता है. So she can collapse in shock. She can go into shock. She can collapse. उधर ही खत्म हो जाए. मतलब ये हमने आंखों से देखा है. थोड़ा ब्लीडर रह गया, डीआईसी की पेशेंट है, 2 मिनट पहले बात करिए, ऐसे हाथ पड़ गया, आंखें बंद, काम तमाम. She is no more. I am still, if I imagine, very horrible. समझ में? तो second stage of labor, you getting me? So through labor pain से delivery of to increase the size of introitus. What is introitus? What is introitus? Anyone? That vaginal path through which the baby is coming out is your introitus, which is covered with hymen. Your maintenance of your virginity, ये जो concept है, तो वो जो hymen है, वो जिसको cover कर रहा है, वो introitus है. तो वो introitus the size बढ़ाने के लिए, basically vaginal path बढ़ाने के लिए, in order to facilitate the vaginal delivery. When there is such a circumstance, कि there is damn indication for going for C-section, कि cephalo-pelvic disproportion है. मतलब क्या, सर बड़ा है, pelvis छोटा है, तो नीचे आएगा ही नहीं, सर्विक्स में भी नहीं है, तो you have to go for it. पहले का C-section है, तो आप जोर लगा बोल रहे, जोर लगा रहे, उसको 2 ऑलरेडी स्कार मार्क्स है यूट्रस पे, तो यूट्रस फट जाएगा. तो whatever are the indications of C-section, you go for it. But still there is difficulty in delivering the baby vaginally when you prepare. So what are the indications? Maternal indication and fetal indications, because these are the 2 components in the whole process. What are the maternal indications? Primary gravida with rigid perineum. Now, there are physiological anatomical changes in the female, but it is new for the body when she is a primary, matlab when she is getting pregnant for the first time. So still the body is not accustomed to that, and so the perineum is very rigid. It doesn't lax. As a result of which, it gives a resistance to the passage of blood, and so you give a
एपिसियोटोमी का. So primary gravida with rigid perineum, second multi gravida with rigid perineum. Not always कि एक बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मारा वो बात सुनेगा, नहीं सुनेगा, दूसरी बार भी मारोगे. तो ये वाली बात. तीसरा क्या है, टू कंडक्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी विच इज नॉट ए कॉमन प्रैक्टिस इन आवर सेटअप, इन आवर कैंपस, इन आवर इंस्टीट्यूट. या तो सीधा नॉर्मल कर, नहीं तो सी सेक्शन के लिए. बिकॉज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल. यू डोंट इंश्योर द बेबी, पार्ट ऑफ द बेबी, और बहुत कलाकारी से आप इसको बाहर ले सकते. तो one who is fat of doing vaginal delivery, who understands the importance of vaginal delivery, only that person is behind that skill to deliver the baby instrumentally. Otherwise C-section gives you more money. इधर 5-10-15 हज़ार में हो रहा है तो उधर 35-40 हज़ार रुपये दाब रहे हो. So this dirty mindedness has, I mean, led to non-common practice of instrument. But इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में आपको इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए जगह चाहिए, हाथ डालने के लिए जगह चाहिए, निकालने के लिए जगह चाहिए, तो उसको बड़ा करने के लिए आप एपिसियोटोमी. तीसरा पॉइंट है फीटल माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन. सी नेचर बहुत अच्छा बनाया है. तो जब बेबी डिसेंड होते रहता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन है. आप विचार करो, ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे ओपनिंग ही नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन? क्या लगता है? ऊपर से प्रेशर, एक बैग है, बैग के अंदर एक कुछ है बॉल, और उसको फटेगा. और फीटल डिस्ट्रेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज. जो आप साइड बाय साइड FHS मशीन मॉनिटर करते रहे तो देखा होगा ना, वो तबला पिंक कलर का, व्हाइट कलर का. So that is monitoring of fetal heart sound. If the baby is under distress, either heart rate will decrease or it will increase. Less than 110, 130, 120, more than 160. तो नॉर्मल पोजीशन प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, बट when the baby delivers, it comes in a नमस्कार पोजीशन in this world. Nature teaches you this. तुमको पता है मैं हर चीज़ में फिलोसॉफी जोड़ता हूँ कि तुम थोड़ा सहन करो. To be humble. You see a normal delivering baby getting delivered by normal vaginal delivery, he gets like this. Then फिर से he is in this, supposedly female is sleeping like this. उधर सिर है, तुम्हारी तरफ पैर है. You are seeing the baby. तो baby is in this position like this. तो उसमें positions है. Positions कैसे? मतलब fetal skull और maternal pelvis के relative position. कि ऑसिपिटो एंटीरियर, ऑसिपिटो पोस्टीरियर और ट्रांसफर्स है कि ऑब्लिक है, ऐसे अलग अलग पोजीशन ऑफ प्रेजेंटेशन. क्या है कि हेड का वर्टेक्स का प्रेजेंटेशन है, कि ब्राउ का प्रेजेंटेशन है, कि चिन का प्रेजेंटेशन है, कि फेस का प्रेजेंटेशन है, कि पैर का, अगर उसका पोजीशनिंग ये है, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, हेड का उसका प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं है, पैर का है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीच बोलते हैं. तो ब्रीच का अगर पोजीशन है या बैक का उसका है पोजीशन, तो पोजीशन इज रिलेटिव लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बेबी टू लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मदर, बेबी यूट्रस. तो वो सब है. तो नॉर्मली क्या है कि वो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, ये सबसे कॉमन प्रेजेंट. तो या फिर लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसफर्स, मतलब ऐसे वो देखते रहेगा और आपकी सारी बातें सुनते रहेगा. ठीक है. और जब वो when the uterus starts contracting, this will rotate 2/8 से transverse to the most common for 2/8, और फिर it will deliver into नमस्कार. तो ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन और पोजीशन को छोड़ करके दूसरा कुछ भी अगर है तो दैट इज माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन. तो इसमें अलग अलग मैन्योर होते हैं. आप हाथ डाल के उसको ऐसा घुमाओ, ऐसा करो, सीरियसली मजाक नहीं. तो वो सबके लिए जगह चाहिए ना, तो यू गिव ए एपिसियोटोमी. देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कंप्लीट पेरिनियल टेयर. तो ग्रेड्स ऑफ पेरिनियल टेयर आप लोग बाद में पढ़ लेना. पेरिनियल पढ़ाऊंगा भी नहीं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. तो उसमें क्या लिखा है? कंप्लीट पेरिनियल टेयर, दैट इज 3rd डिग्री टेयर. ये दिख रहा है कंप्लीट पेरिनियल टेयर, 3rd डिग्री टेयर. तो ऑलरेडी फटा हुआ है. सोचने वाली बात है, हमारे पास एक कपड़ा है, उसको हम खींच रहे फाटने के लिए.
और दूसरा एक और कपड़ा है जिसको ऑलरेडी फाड़ा हुआ है, सिला हुआ है और खींच रहे, तो वो ज़्यादा इजीली फटेगा, बराबर है। तो वो अवॉइड करने के लिए पहले ही आप प्लांट इंसिजन ले लो और प्लांट सिलाई करो। बेसिकली द होल मोटिव इज टू reduce the trauma to mother and reduce the exertion that is getting caused to the baby. सिंपली आप उसको डिलीवर जितना कर सकते हो वो इसका सारे का प्रयोग है। एडवांटेजेस क्या है, वही सारे कि पेरिनियम अभी फटेगा तो कैसे भी फट सकता है। नीचे फटा तो एनल ओरिफिस के साथ वन हो जाएगा, फिस्टुला बन जाएगा। आड़ा टेढ़ा कहीं भी फटा तो मसल्स टेढ़े मेढ़े फटेंगे, दोनों को प्रॉब्लम है। सिलने वाले को भी प्रॉब्लम है, कैसे सिलोगे आधा टेढ़ा फटा हो, और उसको भी प्रॉब्लम है, हीलिंग अच्छा नहीं होगा। समझ में? तो ये बात है। दूसरा क्या है, कट शॉट की सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जोर लगा जगह ही नहीं है, किधर बच्चा आएगा, तो आपने फाड़ दिया, पटक से बाहर आ गया। तो सेकेंड इज कट शॉट की सेकेंड स्टेज। थर्ड इज प्रोवाइड स्पेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन इज मिनिमल ट्रॉमा टू पेल्विक फ्लोर, देयरबाय प्रिवेंटिंग जेनेटिक प्रोलैप्स और यूनिवर्सल। फीटस का क्या है, फीटस का सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा ये फीटल इंडिकेशन हम भूल गए। डिलीवरी ऑफ प्रीटर्म फीटस, प्रीटर्म फीटस अगर आप पढ़ोगे तो यूट्रस में इतना ताकत आ जाता है कि लिटरली बच्चे सब फेंका जाता है प्रीटर्म फीटस, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसको ट्रॉमा मिनिमाइज करने के लिए दूसरा कि उसमें एक और कॉम्पोनेंट है या एक और कॉन्सेप्ट है कि फटाक से डिलीवर होता है। अब देखो बेबी का जो हेड है, उसके जो बोन्स है, स्कल के बोन हेड के, वो उसके सूजन ये नहीं है, जॉइंट नहीं हो गए, बराबर है। तो बोन्स विल ओवरराइड ओवर ईच अदर विद दिस मोर प्रेशर एंड दैट हैपेंस नॉर्मली इन एवरी बेबी। नाउ व्हाट हैपेंस इज प्रीटर्म में बहुत ज़्यादा फोर्स है ऑलरेडी, तो फटाक से ऐसा कॉम्प्रेस होकर फटाक से डीकम्प्रेस, उसके अंदर जो अंदर के ब्लड वेसल्स है वो फट सकते, नॉट able to take over that pressure of sudden compression and decompression, as a result of which that will develop into hemorrhage, sudden hemorrhage। तो गया उसका, तो हो गया काम तमाम। वो अवॉइड करने के लिए फिटेबिलिटी तो minimizes trauma to fetus and provides space for manipulation and delivery of। ये समझ में आया? अब इसका वर्ड का मीनिंग देखो, एपी मीन्स अराउंड एंड टो मीन्स टू कट, तो कटिंग अराउंड इज एपिजियोटोमी। दूसरा कब देना है, ये तो कहाँ देना है, क्या तरीके है, उसके क्या एडवांटेजेस है, लेकिन कब देना है, बोलो कब देना है। तुमको क्या सपना है, क्या सेकेंड स्टेज चालू हो गया, कब दोगे? सर्वाइकल डायलिटेशन हो गया, बराबर है, 10 सेंटीमीटर, तो दे दो, कब दोगे? बेबी का सर दिखता है ना, मैं ढकल दिया तो अंदर चला जाएगा, अगर वो बहुत नीचे नहीं आएगी। यू आर आंसरिंग करेक्ट बट मोर स्पेसिफिक। क्या लगता है? अटेंड किया इसलिए जवाब दे रहे। कोई और आंसर करना चाहे? तुला कसं कळलं आहे सर्व्हिसच्या बाहेर? अबे डोकं आल्यावर टीव्ही केल्यावर डोकंच लागणार, सर्व्हिस कुठे कळणार आहे तुला? येस द राइट वर्ड, क्राउनिंग। आप कुछ बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे क्राउनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय क्राउनिंग? So when you are able to see the head, and even if you push it, it doesn't go back, it doesn't recess. That position of the head is called as crowning. Okay. At crowning, and one more criteria. Crowning है एक्टिव लेबर में, कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के पीक पे। ऐसे नहीं कि रिलैक्स है यूट्रस, क्राउनिंग हो गया और तुम बड़ ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यूट्रस के ऊपर का हाफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे का रिलैक्स होता है, बराबर है। और इसलिए जब पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब आपने कट दिया और उधर पीक है, तो वो निकल ही जाएगा बाहर। नहीं तो आपने दिया फिर वो पैड भरे जा रहे हैं, ब्लड से भरे जा रहे हैं। आइडियली बेबी मस्ट गेट डिलीवर्ड विद इन 15 to 20 seconds ऑफ गिविंग ऑफ एपिजियोटोमी। मोर प्रिसाइज 10 to 30 seconds। 30 इसलिए जो नया है उसके लिए, 10 उसके लिए जो अनुभवी है, स्किल्ड है। नहीं तो इट्स अ फेलियर एपिजियोटोमी। मतलब दे तो दिया, निकल तो जाएगा, ऊपर से पुश। ये किताबों में नहीं लिखा है, तुम जो देखते हो उधर होता है।
समझ में आया ना, ऊपर से एक जन जोर दे रहा है, साइड से एक जन कर रहा है, इधर से एक जन कर रहा है, दो जन टांग पकड़े हैं, सारी औरत धन्य। एंड इट्स नॉट एट ऑल इजी, शी गेट्स दोज पेन्स इक्विवेलेंट टू द पेन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ 22 बोन्स एट ए टाइम। टेक इट वेरी सीरियसली। 22 बोन्स का फ्रैक्चर जब होगा, जब दर्द जितना होता है उतना उसको रहता है। तो कभी कभी हम देखते बिना लिग्नोकेन के फाड़ देते। यस, हैव यू सीन दिस? देयर इज इमरजेंसी, बेबी इज कमिंग आउट, यू डोंट हैव टाइम, लिग्नोकेन नहीं है, स्टाफ नहीं है, शी डजंट, एक बार जोर से चिल्लाएगी क्योंकि फटता दर्द तो करता है, बट उसका लेबर पेन ही इतना है कि शी डजंट रियली केयर। सो 2 points, one is at the crowning, second is at the height of contraction. How will you feel it? तो यूट्रस पे उसके लोअर एब्डोमिनल वॉल पे हाथ रख के देखो, सब कट होता है, यू फील इट, वेरी इजी, बट यू हैव द डिफरेंस बिटवीन यू नो इट एंड यू डोंट नो इट इज यू डू इट। हाथ रखा तो फीलिंग आएगा ना, बधिर थोड़ी ना हमारा हाथ, जाके हाथ रखना है तो हमको पता चलेगा कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस क्या रहता है? बेस्ट यू विल गेट व्हेन शी इज इन एक्टिव लेबर, एंड सेकंड इज आफ्टर शी इज डिलीवर्ड, प्लासेंटा इज डिलीवर्ड, सब पत्थर की जैसे स्टोनी हार्ड यूट्रस, टिपिकल स्टोनी हार्ड, मतलब पत्थर के ऊपर ऐसा हाथ रखने के बाद जैसा घट्ट लगता है, जो कंसिस्टेंसी वही कंसिस्टेंसी को यूट्रस मिलेगी। वो नहीं है मतलब तुमको न्यूट्रोटोनिक एजेंट देना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप इन सीटीएच, पोस्टमार्टम हेमोरेज। व्हाई? व्हाट इज द मैकेनिज्म? कि ऐसे मसल फाइबर से मायोमेट्रियम के उसके बीच में से ब्लड वेसल जाता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका ल्यूमेन क्या हो जाता है, ब्लड वेसल तो बंद हो जाता है, तो ब्लीड होगा। समझ में? तो क्या क्या इंसिजन होते हैं? 3 है, मीडियल, मीडियोलैटरल, लैटरल। सबसे अच्छा मीडियोलैटरल है, मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस 5 o'clock पोजिशन, ये मीडियल है, मीडियन है, ये लैटरल है। अब ये क्यों अच्छा है और ये क्यों बुरा है, या फिर इनके अदर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसका टेबल। ये मीडियोलैटरल है कि कितना भी एक्सटेंड करो, इधर तो मर्यादा आ जाती है, लिमिट आ जाता है, क्योंकि तुम जाओगे ना फिस्टुला करके बैठोगे, इधर कितना भी फाड़ सकते, इधर कितना भी फाड़ सकते, सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे कम ब्लड लॉस इधर है, इधर पेरिनियल बॉडी है, बॉडी मतलब मसल का इंसर्शन है, मतलब क्या, मसल में ब्लड वेसल का सप्लाई होता है, जितना वो ज़्यादा उसके एंड्स में ब्लड सप्लाई कम रहे, तो पेरिनियम इधर है, पेरिनियल बॉडी। तुम्हारा शॉर्ट नोट लिखा था ना, कितने मसल आते हैं, 10, 12, 14, 6, 3 पैड है, 3 पैड है तो 6 हो गए, ऊपर 4 जोड़े, बराबर है। तो ये सब फर्स्ट ईयर का ही है, बाकी कहीं नहीं आता। तो यहाँ पे ब्लड लॉस कम है आइडियली, बट देयर इज अ लिमिटेशन, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट मोर, सो ये तो कैंसिल होगा। अब इसमें क्या है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, मसल है ना इधर सारा, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। दूसरा टेढ़ा है, जितना टेढ़ा मसल को फाड़ोगे उतना झुकने में और वो हील होने में प्रॉब्लम आएगी, तो अपना बीच वाला अच्छा है। तो यही थोड़े में वही लिखा होगा, तुम पढ़ ले, समझ में आए। और इसमें ये इधर बार्कोलिन सिस्ट होता है, उसका नहीं होने के लिए वो लैटरल का डिसएडवांटेज। ओके, तो ये मध्यम मार्ग है। इसमें हीलिंग तो सबसे बेस्ट होगा, ब्लड लॉस भी कम हो रहा है, हीलिंग भी अच्छा होगा, बट लिमिटेशन सबसे बड़ा है कि नीचे एक हो जाएगा सर, तो मुश्किल है, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, मीडियो लैटरल इज द बेस्ट, मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस। अब कैसे देना है? अच्छा, तुम लोग जो इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ करने वाले हो, ये ग्रेड बी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट, दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू यूज इन ओटी टुडे। There are 4 grades of instruments, A, B, C, D. Okay, C, D is वो थोड़े दिन बाद जवाब दे दो। B grade is of course वो भी थोड़े दिन बाद में जवाब देते, but these are the finest ones you use in OT today. मतलब this is the same, अगर मैं इसको sterile करके उधर लेके जाऊँ तो I can use it. This is the same thing what we use there. A grade instruments you use for cardiothoracic and neurological surgeries which need more precision. Okay. So commonly we use these instruments. Now so what do you see? Head of the baby नहीं जा रहा है अंदर, that is crowning, height of contraction, यूट्रस पे हाथ रखो। अरे यार वो अंदर एक नीडल और ये है, सीरीज में बाद में बताता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लायक। तो यू बेंड दैट नीडल, यू गिव लिग्नोकेन, ओके, जैसे
किधर तो गया सबक्यूटेनियस, क्योंकि नर्व फाइबर्स उधर ही है ना स्किन के। और फिर आप इसको ऐसे फिंगर्स से स्पेस बनाओगे इसमें वजाइनल वॉल में और हेड ऑफ द गेट, और ऐसे हाथ डाल के ऐसे गैप करोगे एंड देन इंसर्ट द सीजर्स लाइक दिस एंड कट। अपने इधर के सीजर इतने इंटरनेशनल होते हैं इतना यूज़ होने के बाद कि तुम उसको ऐसे 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 कट किया तो भी नहीं कट। थिंक द अमाउंट ऑफ पेन दैट फीमेल में हैव। कपड़े को लेके ऐसे कट कट कर तो तुमको कैसे तो लगता है एक बार में कट नहीं हो रहा है, एंड यू सी हाउ द फाइबर्स गेट कट। थिंक अबाउट द स्किन एंड मसल ऑफ द फीमेल। आई फेल्ट वेरी बैड, सो आई डोनेटेड नॉट गेटिंग सीजर, बट नो यूज आफ्टर 1 वीक सेम स्टेटस। इतना ज़्यादा यूज है, 25 डिलीवरीज एवरी डे, 30 डिलीवरीज एवरी डे, नॉट ए जोक। यूज कर something. Now, why? How do you hold the instrument? I will demonstrate it later. But how do you hold it? Your thumb and your ring finger, because it gives grip in direction to the instrument. Okay, ये ऐसा पकड़ोगे तो इधर चुभेगा, ग्रिप नहीं है। ऐसा पकड़ोगे तो ये भी मुड़ेगा और थोड़ा ही ग्रिप आएगा। ये करोगे तो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पोजीशन। ओके, अच्छा ये ऐसी टेढ़ी क्यों है? मतलब वाइवा में कुछ भी नहीं है ओबीजे की, तो सबसे सिंपल चीज़ है एपिजियोटोमी सिस्टम, और इसके ऊपर से तुम वाइवा इससे घुमा सकते हो। क्यों ये बोला तो प्रोसीजर बोलेगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, वाइवा पास, इंस्ट्रूमेंट बराबर है ना। ये आर्टरी फोर्सेप का पूछा तो 2-4 पॉइंट बताओगे, उससे ज़्यादा क्या बताओगे, लेकिन इसमें तो पूरा चैप्टर है। तो हाउ टू टर्न योर वाइवा इज योर स्किल, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, आना ही चाहिए। तो और बहुत इजी टू आइडेंटिफाई, टेढ़ा है पर मेरा एपिजियोटोमी। ओके, वाई टेढ़ा, वाई दिस एंगल 20 क्यों है, सीधा सीधा क्यों निकालते हैं, क्या लगता है कुछ लॉजिक? बेबी को हार्म हो जाए, और यूट्रस का एंगल तो बहुत अंदर है रे, इधर तो खाली सर्विक्स वजाइना, सर्विक्स भी नहीं खाली वजाइना, सर्विक्स तो तेरे को पीवी पे लगता है, मूवमेंट करने के लिए स्पेस बचेगा, और इजी। और ये हेड जब बाहर आता है तो वो जो ऐसे स्ट्रेच होता है तो उसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है बहुत सेम, एक प्लेन में। मतलब तुम अभी इसको ऐसे सीधा सीधा कट करो और इसको टेढ़ा रख के फिर सीधे सीधे से कट, इसको ऐसे सीधा रहेगा तो इजी जाएगा ना। ये ऐसा है सीधा कट, अब ये टेढ़ा हो गया, सीधा सीधा भी तुमको टेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी होगा। तो ये इसकी सुलभता। एंड नेवर पुट दिस सीजर लाइक दिस बिकॉज दे विल इंजूर दी हेड, ऑलवेज कीप इट ऑन द आउटसाइड, मतलब नीचे वाले में, समझ। इफ यू आर अ राइटी, इफ यू आर अ लेफ्टी, यू कैन डू इट ऑन दी अदर साइड। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है राइट साइड नहीं करना है। जो लेफ्टी है वो इस प्रकार से ऐसे करेगा। ये आया ध्यान में प्रोसीजर? ओके, तो यू सी दिस प्रोसीजर, लेफ्टी है वो बंदा, तो उसने ऐसे पकड़ा है, ऐसे गैप किया है, और ये ओके। और उसके बाद में एपिजियोटोमी कट कर दिया, अब सिलना के तो आपके 3 लेयर बनते हैं। सबसे बाहर स्किन है, सबसे अंदर ग्लूकोजा है, और बीच में मसल है। तो जब फाड़ा तो ये कैसे बनेगा कि जितना डेप्थ, अभी ऐसा ही समझ लो, तो ऐसा कट किया तो कितना डेप्थ होगा, ये बाहर बीच का मसल, और तो अंदर का जो एक्सटेंट है अपेक्स, वो किधर तक जाएगा, जिधर तक आप एक्सटेंड करो। जो अपेक्स है देखो ना, ऐसे कट किया, इमेजिन करो वो एक, ये दिख रहा है खांचा, ये खांचा दिख रहा है सबको। हाँ, अब ये खांचे में समझो ये स्किन है, ये अंदर का ऐसा म्यूकोसा है, वजाइनल वॉल है। हाँ, और ये बीच में क्या मसल है। तो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ये ऐसा है, इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये जितना अंदर तक मैं ले जाऊँगा उतना ज़्यादा अंदर अपेक्स जाएगा। समझ में आ रहा है? ये म्यूकोसा है, ये बाहर का स्किन है, और बीच का बल्ब क्या है, मसल है। गेटिंग मी, एबल टू इमेजिन? नाउ
the extent till which I extend the episiotomy, that will decide the apex of this mucosa, not the skin. That will decide the apex of that mucosa. Okay, and then so you get this 3D view. This will be your skin, ये skin का apex और ये इधर का apex. But when it is said apex, it is by default understood that it is about the mucosa. Okay, then these are the 3 layers that you are able to see. Now you start suturing them. The most important and most basic step is suturing this apex, because your mucosa bleeds more than your blood, muscle and your skin. Okay, so mucosa इधर. अभी कैसे लेना है इसको? तो ये apex दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है ऐसे? ये apex है, ये बाहर का स्किन है, ऐसा देखो ना इसको, ऐसा लिया उसने उस साइड से. तो ये अपेक्स है, ये मसल है ब्राउन और ये स्किन. तो ये अपेक्स को सबसे ज़रूरी है लेना. क्यों लेना ज़रूरी है? क्योंकि वो पेशेंट को आपने सिल दिया, वो कैसे एक जगह पुतले के जैसा बैठने नहीं वाले. शी विल वॉक, शी विल मूव, शी विल गेट अप, so that gets stretched. So if you don't take the muscle, if you don't take the apex properly, it can extend. And when it extends, patient will land up in lots of complications, lots of bleeding. And that's the क्या बोलते हैं, गलत पार्ट फ्रॉम द नेग्लिजेंस फ्रॉम द सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू. तो अपेक्स से 1 से 2 उंगली, 2 उंगली ज़्यादा हो जाते हैं, बट 1 उंगली जितना ऊपर आप क्या करते हो, अपेक्स का सूचर देते हो. हाउ यू टेक द सूचर? सी, आई एम सपोज दिस vaginal opening, here as a surgeon. So I will take the mop, clean the area, clean the field. After I clean the field, I'll put up my fingers for a per vaginal examination and retract to see where is the apex. And on the other hand, I have my needle with thread loaded on the needle holder. And then once the vision is clear, it's mopped, you take the apex. 1 finger, minimum 1 finger above the, जिधर से आपको ऐसा कट दिखता है. मेरे पास फोटोग्राफ्स भी मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, वो देख रहा है क्या, ये कट के ऊपर लिया हुआ. इधर लेने के बाद यू गिव इट ए लॉक 2-1-1. I'll demonstrate. Then you do continuous interlocking sutures. Continuous interlocking मतलब गांठ बनाना है. Continuous non interlocking मतलब डायरेक्ट ऐसे ऐसे, वो मैं बताता हूँ. उसके बाद में आप इधर तक आते हो इस पॉइंट, फिर आपका बीच में मसल है. वो मसल को आप खाली क्या करते हो, यू ब्रिंग इट टुगेदर. यू डोंट suture it very easily. You just have to put it together. Okay. So you bring it together and 1 या 2 सूचर. कभी कभी बहुत डेप्थ रहता है, तो आप 2 लेयर्स में मसल लेते हो. नहीं है तो ऊपर से लेते हो, कभी नहीं बहुत ही सुपरफिशियल है तो नहीं लिया तो भी चलता है. बेसिकली मसल लेने का पर्पस क्या है कि जब आप स्किन को सूचर करते हो तो जितना ज़्यादा ऐसा वो ओपन रहेगा वो, उतना ज़्यादा स्किन के टाँके के ऊपर क्या आएगा, वजन पड़ेगा, मतलब जोर पड़ेगा. लेने का क्या मतलब है, स्ट्रेन पड़ेगा. समझ गए? मतलब ये इनको मेरे को नज़दीक लाने में स्ट्रेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनको. समझ रहे हैं? तो ये नज़दीक कैसे, इसके अंदर की को मैंने खींच के बांध दिया, तो अपने आप नज़दीक आने गेटिंग द पॉइंट. तो इस तरीके से मसल का सीखो. और बहुत बार मसल भी ब्लीड करता है, तो मॉप करो एंड देन मसल इज बाई सिंपल सूचर, मतलब लिया 2-1-1 किया, कट कर. ओके, नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन, इसको बोलते हैं हम सिंपल सूचर, इंटरप्टेड सूचर. इंटरप्टेड मतलब हर सूचर के बाद आप कट करते हैं. और सबसे लास्ट वाला जो लेयर है वो है स्किन का. तो ये दिख गया एक, ये अपेक्स लिया, ये अंदर का म्यूकोसा सील लिया, जिधर तक स्किन का बॉर्डर आ गया. तो देयर इज अ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन. सो एज यू अप्रोच टू द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, you don't give a lignocaine or anesthesia, local anesthesia for mucosa. So there is no sense receptor there to sense that pain of you pricking the mucosa. But when you approach or come towards the mucocutaneous junction, cutaneous में तो बहुत सारे nerves हैं, वो जोर से चिल्लाएंगे, which is very sensitive. Okay, but you will not give lignocaine for that 1 or 2 shoutings of her. You don't have time. If you pamper that patient, that poor patient will die of bleeding. That pain is for one time. Now when you come to skin, after you suture the muscle, you took the muscle, you come to skin. Now when you ये perineal muscle suture, you come to skin. Now when you come to skin,
at that time lots of nerves and lots of pain receptor, lots of nerves carrying that pain. So you have to give lignocaine. So you give 1% na to 2%, 0.5%, पक्का 0.5% or maybe 1%, any of them. तो you give lignocaine, लोड करते हो, नीडल को बेंड करते हो और दे देते हो सबक्यूटेनियस। कैसे देते, दे के बाहर खींचना है, क्योंकि अगर वो ब्लड वेसल में गया, ब्लड वेसल में अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया तो पेशेंट विल लैंड अप इन शॉक, वेगल स्टिमुलेशन होगा ना और शॉक में चला जाएगा। तो एक बहुत छोटी बात लगती है, ऐसा करके क्या तो पिछला मेजर ब्लड वेसल नहीं रहेगा, यू नेवर नो व्हाट इज देयर बिलो दिस। तो ऑलवेज पुट इट बिहाइंड टू सी वेदर इट्स नॉट इनटू सम ब्लड वेसल, क्योंकि खींचोगे ब्लड आया मतलब ब्लड वेसल में सब आ जाता है। तो इस तरीके से करके give lignocaine and with 211 and with mattress type of suture, मतलब far near और फिर 211 टाइप कर कट, इस तरीके से आप स्किन को suture समझ में। Once the skin is closed, all done. Then you take a mop, clean it, do a PD examination, check whether there is bleeding on suture. Most importantly, if your suture line is bleeding, फिर से टाके खोलेगा, फिर से नहीं, because for a surgeon, an operating surgeon, the most important and primary concern for any patient is you can't even leave a pinpoint bleeder inside. Pinpoint माने समझते क्या, अपना कांचनी रहता है ना, उसका हेड है कितना सा रहता है, एक फुल स्टॉप जैसा, उतना भी अगर ब्लीडिंग कहीं पे एक्टिव है यू कांट निग्लेक्ट इट, बिकॉज वो थोड़ी देर में हिमेटोमा बन के प्रेजेंट है, ब्लड लॉस, हाइपोवोलेमिया, शॉक। एक बार सिल दिया तो क्या बार बार फाड़ के थोड़ी देखोगे आप पेशेंट, टू बी वेरी मेडिक व्हेन इट कम्स टू ब्लीडिंग। तो व्हाट वुड बी द कॉम्प्लिकेशंस इमीडिएट एंड डिलेड? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस ये है कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ, आपने सुचर किया लेकिन चल रहा है। दूसरा क्या है, वल्वल हिमेटोमा, कि ब्लीडिंग बाहर प्रकट नहीं है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो ब्लीड हो रहा है सबक्यूटेनियस में या कहीं, तो वो वल्वल हिमेटोमा बोल के प्रेजेंट है। तीसरा इन्फेक्शन, हमारे इधर तो इतना जबरदस्त है क्या ही बोलूँ मैं, असेप्टिकनेस इतना वो मेंटेन करते हैं, सरकाजम को भी शर्म आएगी। तीसरा वुंड गेपिंग, इन्फेक्शन फर्स्ट टाके खुल जाएंगे, सड़ जाएंगे, देयर विल बी वुंड। पेनफुल स्कार वो कब होता है, जब हम बेसिक चीज़ें फॉलो नहीं करते। देखो हीलिंग कैसे होता है, पढ़ा तुम्हारा हीलिंग चैप्टर ना पैथोलॉजी, सपोज ऐसे हीलिंग है, तुमने इधर और इधर टाके लिए तो ऐसे हीलिंग होता है। तो ये जो प्रिक करते हैं वो जो स्पेस है इधर का वो इक्वल होना चाहिए। मैं तो इधर रखने की इधर पा रहे मैं बताऊँगा, तो इधर से लेट होगा, इधर से जल्दी होगा तो अनइवन हीलिंग होगा, अनइवन हीलिंग होगा तो उसको बेचारी को पेन होगा, तो पेनफुल स्कार। और इन्फेक्शन और उनके पेनफुल स्कार डिस्पेयर है उनके मीन्स देयर इज पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तीसरी बात, बारकोलिन सिस्ट एंड डक्ट का इंजरी, इसमें एनाटॉमी नहीं आती, बारकोलिन सिस्ट आईएमपी नहीं छोड़ दिया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हमारे जैसा जोश है जाके काट दिया बारकोलिन सिस्ट, बारकोलिन डक्ट फाड़ दिया, मजा आ जाए, क्या मजा आएगा, कल चेयर को पकड़ के शुरू करेंगे। चौथा है स्कार एंडोमेट्रियोसिस, वेरी सिंपली अंडरस्टैंडिंग स्कार एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो यूट्रस का सबसे अंदर का लेयर है एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम छोड़ के कहीं पे भी अगर ग्रो हो रहा है तो उसको आप एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब एंडोमेट्रियोसिस, या फिर स्कार एंडोमेट्रियोसिस, स्कार की जगह पे एंडोमेट्रियम ग्रो। स्वाभाविक बात है एंडोमेट्रियम ग्रो होने वाला टिश्यू है, तो जिधर स्कार है हीलिंग नहीं हो रहा है वो जाके अपना काम शुरू कर सकता है, दैट इज स्कार एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेट ये आप पढ़ लो मत पढ़ो आप। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिसोडोमी फ्रॉम माय एंड। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ब्लीडिंग, अब आपने जो सिला है एपिसोडोमी वो कितना अच्छे से सिला है कि कभी कभी क्या होता है आप सिल लिए पूरा मॉम से क्लीन किए, अब आप PD एग्जामिनेशन कर रहे हो, दर ब्लड आ रहा है। Now whether that blood is from that suture line, from your wound of episiotomy, or whether it is coming from the uterus. Why? Because placental bricks कभी रह जाते हैं,
उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, या क्लॉट बन गए ऊपर तैयार हो गए लेकिन वो अच्छे से क्लॉट्स निकाले नहीं है, तो वेदर इट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस और फ्रॉम दैट वूंड ऑफ इपिजिडल, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? तो यू डिफरेंशिएट बाय पुटिंग अ गॉज पीस, सिंपली गॉज लेने का, वो फिंगर से रिट्रैक्ट करने का, उनको डाल देने का एपेक्स के भी आगे, देखने का 1 मिनट आधा मिनट वेट करके निकालने का। ज़्यादा अगर वो गीला हो गया ब्लड से, इसका मतलब ब्लीडिंग ऊपर से, और उस टाइम पे आप साइमल्टेनियसली देखते रहो इसमें से ब्लीड, क्योंकि आपने ऊपर से ब्लॉक कर दिया ना रास्ता, तो ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आ रहा है। तो अगर फ्यूचर लाइन में से ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ऐसा यूज होगा ब्लड, नहीं तो क्लीन है, मतलब ऊपर से ब्लड आ रहा है, तो फिर धीरे से वो क्लॉट वो निकालने का गॉज, और हाथ डाल के क्लॉट्स निकाल। नेवर कीप ब्लड क्लॉट्स इनसाइड, ब्लड इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ब्लड आगा इसीलिए तो यूज़ करते ग्रो करने के लिए माइक्रो में, कितना अप्लाइड है देखो, सब चीज़ें ऐसे इंटरलिंक्ड है। आपने सोचा कभी, अभी आप 6 महीने 4 महीने से सीख रहे हैं ब्लड अगार, तो बहुत पहले दूसरे बैक्टीरिया में हो जाता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस किसमें ब्लड अगार में ग्रो करते हैं ना, मैकॉन्की में ग्रो किसमें करते हैं, ब्लड अगार में करते हो, पेटिटिस में या ब्लड अगार, पेटिटिस में उसका वो लेते हैं सैंपल बैक्टीरिया का, और ब्लड अगार में उसको इनॉक्यूलेट करते हैं, तो थोड़े दिन बाद में हीट करके उसको क्या प्रोसीजर है ग्रोथ दिखते हैं। तो ब्लड अगार क्यों? क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन का खजाना है। तो कहीं पर भी आप कोई वुंड में कभी ब्लड नहीं छोड़ो, अपने को भी कहीं कट लग गया तो वाई इज इट रिकमेंडेड टू क्लीन इट अंडर रनिंग वाटर, तो ब्लड जमा नहीं है, क्योंकि उधर तो इन्फेक्शन होगा, पस भरेगा, और पस भरने के बाद ये डिक्टिम है सर्जरी का कि उसको आपने क्या करना चाहिए, ड्रेन करना चाहिए, एग्जैक्टली। और तब मैं एंटीबायोटिक खाता, कोई उपयोग नहीं, बैक्टीरिया ने अपना काम कर दिया, नो यूज यू ईटिंग बैक्टीरिया एंटीबायोटिक, यू शुड ईट बिफोर इट और बिफोर द पस फॉर्मेशन। So this is from my end. I think it's very clear. If you have any doubts, you can ask me. And I think without wasting time, let's demonstrate. Okay? Thank you.